नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास हम लेकर के आए हैं, एएसओ के जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिले, काफ़ी सारे लोगों ने कॉल भी किया कि सर हमारा एग्ज़ाम है और अभी जल्दी से एग्ज़ाम है तो कुछ क्वेश्चंस हमें बता दीजिए। अच्छा, एक बच्चे ने कॉल किया कि मुझे नोट्स ऐसे चाहिए जिसमें से क्वेश्चंस आ जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि एमएस ऑफिस और इंटरनेट जो है वो आपके सिलेबस में है। सिलेबस मैंने देखा हुआ है, एएसओ का मैंने पढ़ाया भी है काफ़ी बार। तो एएसओ में आपका एमएस ऑफिस और इंटरनेट जो है ना, उस पर वेटेज ज़्यादा आता है। अभी हाल कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर नेट वाला जो आपने डाला है वो आप उसमें से हम देख लें, उसमें से कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए। तो उनको बताना चाहूँगा कि नेट का जो सिलेबस है वो अलग है और एएसओ का अलग है। हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे सिलेबस में डाला है केवल और केवल वही चीज़ पढ़नी होती है। अब आप आरपीएससी की साइट पे जाकर के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो एमएस ऑफिस में से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इंटरनेट के जो जनरल क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। मैंने पिछले वीडियोस जो डाले हुए हैं एमएस वर्ड के, तो वो आपको उसमें से वीडियोस देख लें आप, उसमें से काफ़ी अच्छी काम की आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा क्या, शॉर्टकट कीज़ का और एक कुछ शॉर्ट में जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बना करके एक वीडियो डाल दूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके सवाल पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और चैनल के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जयसॉफ्ट नाम से हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो मैंने फैसिलिटी आपको दे रखी है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, जो भी मैटर मेरे पास में है मैं आपको आगे प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है ना? टीचर हैं, टीचर ही रहेंगे, उसको बिजनेसमैन में या व्यापारी में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। एक टीचर वाली जो आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो बच्चे, कोई भी कहीं का भी बच्चा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये देखिए, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, अ फाइल प्रिपेयर्ड इन एमएस वर्ड इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में जो फाइल प्रिपेयर होती है उस फाइल को क्या कहा जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में जो फाइल प्रिपेयर होती है उस फाइल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उस फाइल को लॉग फाइल कहा जाता है, नहीं। आर्काइव फाइल कहा जाता है, आर्चीव भी कहते हैं कुछ लोग, आर्काइव भी कहते हैं, नहीं। टेक्स्ट फाइल कहा जाता है, नहीं। तो क्या कहा जाता है उसको, डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब ये होता है कि जब आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो आपके सबसे ऊपर जो आता है वो लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1, ये लिखा आता है। और ये जो जहाँ पे लिखा आता है यहाँ पे आपका ये कंट्रोल बॉक्स होता है। मिनिमाइज वाला जो होता है ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। और ये जो नाम आ रहा है यहाँ पे ये फाइल का नाम होता है, ये क्या होता है, फाइल का नाम। ठीक है, फाइल नेम। एमएस वर्ड में अगर हम बात करें तो फाइल का नाम जो होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। अगर आप दूसरी फाइल खोलोगे तो डॉक्यूमेंट 2, तीसरी फाइल खोलोगे डॉक्यूमेंट 3। बिना सेव किए हुए हम कितनी फाइल खोल सकते हैं एमएस वर्ड में, जितना कि हमारी रैम का साइज है। अगर हम किसी चीज को सेव नहीं करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रैम में जाती है। तो रैम का जितना साइज है 1 GB 2 GB, उतना साइज, जितना साइज है तो उतना हम क्या डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, इस तरीके से खोल सकते हैं। तो एमएस वर्ड में जो फाइल होती है इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, फाइल जहां पे फाइल का नाम प्रदर्शित होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। अब डॉक्यूमेंट 1 नाम से फाइल आती है तो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं उसको। एमएस वर्ड में जो फाइल तैयार होती है उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। दूसरा, अगर एक्सेल में अगर बात की जाए तो एक्सेल में पहले क्या कहते थे, वर्क बुक कहा जाता था, अब क्या कहते हैं, बुक 1। ठीक है, ये तो कहानी है आपकी किसकी, वर्ड की। एमएस वर्ड में तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और अगर हम बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में फाइल का नाम क्या होता है, बुक 1 होता है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में आपकी जो फाइल होती है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एमएस वर्ड की फाइल को अगर सेव करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन जो आता है वो क्या आता है, .docx। पहले .doc चलता था, अब क्या आता है, .docx आता है। ठीक है, docx ये आता है। डॉक का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट, और एक्स का मतलब होता है कि एक्सएमएल को सपोर्ट करे। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एज ए वेब पेज काम कर सके, उसके लिए एक्सएमएल को सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसलिए क्या लगाया जाता है, docx लगाया जाता है। ठीक है, अगर एक्सेल की फाइल है तो .xlsx। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें कि एमएस वर्ड में फाइल का नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट document1। अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, document1। एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड की फाइल का, .docx। एमएस एक्सेल में फाइल का नाम क्या होता है, book1। पहले चला करता था 2007 से पहले क्या होता था, वर्कबुक1, अब क्या होता है, book1। तो क्या एक्सटेंशन होता है, फाइल का नाम कुछ भी आपने दिया, .xlsx होता है। पावर पॉइंट में फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन1, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है pptx। ठीक है, ये होता है .pptx जो है वो फाइल के नाम के पीछे लगता है। ठीक है, अब एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊं, लॉग फाइल तो वो होती है, जैसे मैंने बताया था की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है, की लॉगर जो क्या करता है, आपकी की डिप्रेशंस को सेव करता है एक लॉग फाइल बना करके। ठीक है, नोटपैड की एक फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल भी क्या होती है, नोटपैड की फाइल जो होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट फाइल। आर्चीव फाइल या आर्काइव फाइल का मतलब होता है कि जब आपकी फाइलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, स्पेस कम पड़ता है, तो हम अपनी फाइल्स को कंप्रेस करके रख देते हैं, उसे कहते हैं आर्काइव फाइल। ठीक है, जैसे आपके घर में बहुत सारी रद्दी है, तो आप क्या करते हो, बंडल बना बना के, पेपर्स के, बुक्स के बंडल बना बना के रख देते हो, जब जरूरत पड़ती है तब उनको खोल के निकाल लेते हो। तो वो फाइलों के बंडल बना के उन्हें क्या कहते हैं, आर्काइव या आर्चीव फाइल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एमएस वर्ड में तो आप क्या कर सकते हो कि document1 document2 इस तरीके से फाइल बना सकते हो बिना सेव करे। लेकिन अगर हम बात करें नोटपैड की, नोटपैड, वर्डपैड और क्या है, एमएस वर्ड, ये तीनों क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, एमएस वर्ड। ठीक है, नोटपैड में कम फैसिलिटी है, वर्डपैड में ज्यादा फीचर्स हैं और एमएस वर्ड में ज्यादा फीचर है। नोटपैड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है txt, इसका होता है rtf और इसका होता है .docx। ठीक है, ये एमएस वर्ड में फाइल का नाम जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, document1 होता है। यहां पे फाइल का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहां पे होता है अनटाइटल्ड, ये होता है अनटाइटल्ड। नोटपैड की जो फाइल होती है उसका नाम अनटाइटल्ड 1 नहीं होता, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 ऐसे खोल लो आप, ऐसे नहीं खोल सकते है ना। नोटपैड में जब फाइल बनाओगे तो अनटाइटल्ड लिखा आएगा। जब एक फाइल को आप सेव कर लोगे, दूसरी फाइल जब खोलोगे न्यू फाइल, तब उस पर अनटाइटल्ड फिर लिखा आएगा। इसमें ऐसा नहीं चलता अनटाइटल्ड 1 खोल लिया फिर अनटाइटल्ड 2 खोल लिया, 3 खोल लिया, ऐसा नहीं चलेगा। यहां भी डॉक्यूमेंट फाइल आएगी किसमें, वर्डपैड में, उसको सेव कर लोगे तो अगली जो फाइल खोलोगे उस पर डॉक्यूमेंट लिखाएगा। इसमें भी डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 ऐसे नहीं चलता। एमएस वर्ड में बिना सेव किए डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 बिना सेव किए कितने भी फाइल खोल सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड और वर्डपैड की फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट, नॉट डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 नहीं, डॉक्यूमेंट। सेव कर लिया फिर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो अगर ये पूछे कि जैसे यहाँ पे सवाल पूछा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो एमएस वर्ड में फाइल का नाम तो डॉक्यूमेंट ही होगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें वर्डपैड नहीं करना, डॉक्यूमेंट 1 आप कहोगे डॉक्यूमेंट 1 है तो डॉक्यूमेंट ही आएगा, ऐसे इसमें है ना, ये ध्यान रखना। ये छोटा भाई है, इससे बड़ा भाई है, ये इसका बड़ा भाई है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मेट होता है txt, मतलब टेक्स्ट फाइल होती है। ये rtf का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये वर्डपैड में चलती है ना ये। और ये क्या होता है, .docx। x का मतलब क्या होता है, xml को सपोर्ट कर रहा है, xml। ठीक है, ये xml। और इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज,
इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाय डिफॉल्ट इन एमएस ऑफिस हेडर और फुटर इज डिस्प्लेड। हेडर और फुटर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन एमएस ऑफिस हेडर और फुटर इज डिस्प्लेड। ठीक है, एमएस ऑफिस में हेडर फुटर कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, तो हेडर फुटर क्या होते हैं, हेडर फुटर में अगर आपने कोई भी एक बार कोई चीज सेट कर दी तो वो सारे पेजेस पे आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे एक पेज है, दो पेज है, पेज नंबर 1, 2 और ये 3 है। तो ये कह रहा है कि एक बार जो हेडर फुटर में आपने, हेडर का मतलब जो चीज आपने हेडर में सेट कर दी वो तो यहाँ दिखेगी, और जो फुटर में सेट कर दी वो कहाँ दिखती है, यहाँ पे। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि ऑन फर्स्ट पेज, पहले पेज पे ही दिखेगी, सारे पेजेस पे दिखेगी, लास्ट पेज में दिखेगी कि किसी पे भी नहीं दिखेगी। तो एक बार जो हेडर फुटर में सेट कर देते हैं वो क्या होता है, एक बार जो आपने हेडर में सेट किया तो वो सारे पेजेस के क्या आ जाता है, हेडर में आ जाता है। और एक बार जो आपने फुटर में सेट किया वो सारे पेजेस के अपने आप से बॉटम जो प्लेस होता है वहां पे पेज के बॉटम में वो शो होता है फुटर। तो और आपका हेडर जो होता है वो जो आपका पेज है उसके टॉप एरिया जो होता है वहां पे से स्टोर, मतलब वहां पे शो होता है। ठीक है, तो एक बार हेडर फुटर आपने कर दिए सेट तो सारे पेजेस पे, चाहे आपकी डॉक्यूमेंट में 1000 पेजेस हैं तो सारे पेजेस पे अपने आप से वो डिस्प्ले होते हैं। हेडर ऊपर आता है, फुटर क्या आता है, पेज के नीचे आता है। तो कहां पे आएगा, ऑन एवरी पेज। ठीक है, क्या होगा, ऑन एवरी पेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन एवरी पेज। ठीक है, ये आपके 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था एएसओ का, उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइल फॉर्मेट फॉर एमएस ऑफिस पावर पॉइंट। तो देखिए पावर पॉइंट में जो फाइल का जो एक्सटेंशन है, करेक्ट फॉर्मेट है, वो क्या है वो देखते हैं। आप क्या है, नाम कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा, पीपीटीएक्स होगा। क्या होगा, पीपीटीएक्स होगा। ठीक है ना, ये देखिए डॉट नहीं होगा, टीएक्सटी नोटपैड की फाइल का होता है, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये होता है ना, पैकेट डेटा फॉर्मेट भी कहते थे, अब इसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपीटीएक्स। ये वाला जो नाम है ये कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होता है, फाइल का नाम, फाइल नेम डॉट, इधर आता है फाइल का एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से ये पता लगता है कि किस तरह की वो फाइल है। तो इधर आपने लिखा अगर पीपीटीएक्स, इसका मतलब पावर पॉइंट की फाइल है। और यहाँ पे जो नाम है वो कुछ भी आ सकता है, ABCXYZ कुछ भी आ सकता है। तो पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, a.pptx। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये पूछ लिया है कि आप अगर अपने प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट कीज को जरूर याद करके जाएं, आप ये ध्यान रखें, है ना। तो आपसे ये पूछ लिया गया है कि आपकी जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है जो तैयार करते हैं उसमें अगर आपको स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, Ctrl+M होती है। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन किससे चलाते हैं, F5 से चलाते हैं, ये ध्यान रखना। स्लाइड शो जो करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट है स्लाइड शो। मेरे नोट्स मैंने दे रखे हैं सबको एमएस ऑफिस के, पावर पॉइंट, एक्सेल के और वर्ड के पीडीएफ में, और उसमें फाइल दे रखी है मैंने, है ना। तो उसमें क्या है, सारी चीजें एमएस ऑफिस की इंपॉर्टेंट सारी चीजें लिखी हुई हैं, शॉर्टकट की आप याद कर लें, और इंपॉर्टेंट चीजें उस नोट्स में हैं। अगर किसी के पास नोट्स नहीं हो तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें हाई लिख करके, और मुझे बता दें कि नोट्स चाहिए हमें, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो F5 से क्या करते हैं, स्लाइड शो। और करंट स्लाइड से मतलब आप 1, 2, 3, आप 2 नंबर की स्लाइड पे हो और यहां से प्रेजेंटेशन चालू करना चाह रहे हो तो क्या करते हैं, Shift+F5। ठीक है, करंट स्लाइड से बिगनिंग से स्टार्ट करना है स्लाइड शो तो F5, और करंट स्लाइड से करना है तो क्या होता है, Shift+F5 होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+M होती है।
अपनी जो भी प्रैक्टिकल क्लास, जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें सब में प्रैक्टिकली मैं बता चुका हूं और प्रैक्टिकली ही मैं पढ़ाता हूं। एमएस ऑफिस को जब मैं पढ़ाता हूं तो सारी चीज़ों को करके बताता हूं, ठीक है ना। अब आगे वीडियोस में भी ये चीज़ मैं अप्लाई करूंगा कि एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली बता सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट आर्ट टाइप ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्मार्ट आर्ट जो होता है वो किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। Following is a smart art type of MS PowerPoint presentation. Which of the following is a smart art type of MS PowerPoint presentation? अब smart art type क्या होता है, उसमें क्या है, आपकी पिक्चर भी आ जाती है, आपका टेक्स्ट भी आ जाता है ना, दोनों चीज़ें आती हैं उसमें। मतलब इस तरीके से भी कॉलम आ जाते हैं उसमें, ऐसे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगा लीजिए और यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको वो लिख लीजिए। तो उसमें केवल टेक्स्ट ही नहीं आता, ठीक है। वर्ड आर्ट में तो क्या होता है, ऐसे ऐसे बन जाता है वर्ड आर्ट में। तो आपकी डिज़ाइन बनानी है, कुछ बनाना है इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है, ग्राफिक्स टाइप होता है उसका। क्या होता है, ग्राफिक्स टाइप होता है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट जो होता है उसमें ग्राफिक्स होता है उसमें। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल। अब चार्ट होता क्या है, चार्ट को आप ये समझें कि चार्ट होता क्या है। देखिए एमएस एक्सेल में मैंने चार्ट पढ़ाया था क्लासेस में। तो चार्ट में क्या होता है, आपका लाइन चार्ट होता है जैसे, ठीक है, कॉलम चार्ट होता है, ठीक है, पाई चार्ट है, स्केटर चार्ट है, डोनट चार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, डोनट चार्ट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड चार्ट कोई नहीं होता है ना। कॉलम चार्ट कैसा होता है, कॉलम चार्ट ऐसा होता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये कॉलम चार्ट हो गया। इसके बाद में अगर ऐसे 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 करके ये बन रहा है तो ये लाइन चार्ट हो गया। इस तरह से कर दिया आपने, ये इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया इस तरीके से, तो ये पाई चार्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है ना वो कोई नहीं होता है। चार्ट का मतलब होता है कि आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को क्या कर रहे हो, ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट, उसको आप क्या कर रहे हो, ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफिकल फॉर्म में। तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं, ठीक है। चार्ट का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। राम के इतने नंबर आए, राम के नंबर आए इतने, मोहन के आए इतने, तो पता लग जाएगा मोहन के राम से ज़्यादा आए। तो थ्योरेटिकल पार्ट को ग्राफिकल पार्ट में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। अब चार्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे ये चार्ट है तो यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरह से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ये दिखाएगा, ये दिखा रहा है ये एक्स को और ये दिखा रहा है वाई को, ठीक है। तो इसमें बता देगा कि इस तरीके से अगर आ रहा है, ये दिखाएगा ग्रीन वाला और ये दिखाएगा रेड वाला। तो ये बाई दिखा रहा है क्या, बाई तो बता रहा है ये, और ये बता रहा है ये। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लीजेंड कहते हैं इनको। जो चार्ट का जो एरिया, जो चार्ट के बारे में डिटेल्स बताता है उसको क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर से आते हैं चार्ट में, वो ये बताते हैं कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये वाला एरिया इसके लिए, ये वाला एरिया इसके लिए, तो उसको लीजेंड कहा जाता है, लीजेंड। चार्ट टाइटल होते हैं, चार्ट के एक्स टाइटल, इसके एक्सेस जो है उसके टाइटल्स हैं, डेटा बार्स हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट नहीं होता है ना, ये ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए, इन विच बार द करेंसी सिंबल्स आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल। अब करेंसी सिंबल क्या होता है, करेंसी सिंबल क्या है, देखिए करेंसी सिंबल क्या होगा, इस तरीके से। तो वो क्या है, इंसर्ट टूल बार में नहीं आता, ठीक है, फाइल टूल बार में नहीं आता, किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आएगा, ठीक है। किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आएगा, सॉरी फॉर्मेटिंग में नहीं, किस में आएगा, इंसर्ट टूल बार में आएगा। फॉर्मेटिंग में तो आपका क्या आता है, फॉर्मेटिंग में आएगा कि इंसर्ट में आएगा, देखिए एक मिनट रुकिए। इंसर्ट टूल बार जो है अपना, उसमें तो इंसर्ट करते हैं हम किसी भी चीज को। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, हाँ। तो किस में आएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में ही आएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब, जो आपने नंबर दिया है वो उसको डॉलर में दिखाना है, नंबर में दिखाना है, टेक्स्ट में दिखाना है, प्रिसीजन लगाने, पॉइंट लगाने, नहीं लगाने, ठीक है। तो वो किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है।
इसके बाद में देखिए इन MS एक्सेल कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड एज। तो एक्सेल में जो कॉलम होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ये समझना हमें। तो एक्सेल में जैसे मतलब एक्सेल में आपका क्या है, ये जो होते हैं जैसे ये क्या है, सीट, एक सीट मिलती है अब आजकल आपको, पहले कितनी मिलती थी, 3 सीट मिलती थी, और आपकी पूरी सीट जो होती है वो इस तरीके से डिवाइड होती है, ये, ठीक है। और एक ये जो आपका चौकोर वर्गाकार ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसमें आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जहां पे कॉलम और रो मिलती हैं तो इसमें क्या होता है, रो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे A B C D E इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्सेल में जो कॉलम है उसको क्या कहा जाता है, तो देखो डेटाबेस तो उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि डेटाबेस का मतलब होता है टेबलों का समूह। अगर आपका जो डेटा है, आपका जो रिकॉर्ड है, उसको टेबुलर फॉर्म में आपने अरेंज कर रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल का डेटाबेस है कहीं पे भी, ठीक है, स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो आपने एक टेबल बनाई किसके लिए, T1 स्टूडेंट्स के लिए, एक टेबल बनाई आपने किसके लिए, फैकल्टीज के लिए, एक टेबल बनाई आपने मैनेजमेंट के लिए, एक टेबल बनाई आपने लाइब्रेरी के लिए। इन सारी टेबलों में डेटा रख रखा है आपने अलग अलग, और वो सब क्या हो गया, स्कूल का डेटाबेस हो गया। तो डेटा को, रिकॉर्ड को टेबल फॉर्मेट में जमा करके रखना डेटाबेस होता है, तो वो नहीं कहेंगे। एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपका एक जो कॉलम होता है वो एक गुण होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा, मान लीजिए क्या है, आपने लिख दिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ लिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये लिया, ठीक है, सीरियल नंबर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टेबल में होता क्या है, आपने लिखा सीरियल नंबर, ये लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट क्लास, ये लिखिए। आपने लिखा एक नंबर राम, एज कितनी है 20, क्लास कितनी है 12th, ठीक है। नंबर 2 श्याम, ठीक है, 18, क्लास कितनी है 10th। अब ये पूरा एक क्या है, आपका एक रिकॉर्ड है, और इसको बोलते हैं TOUPLE टपल, ठीक है। और ये जो चीज है आपकी, ये क्या है, एक कॉलम जो होता है, ये जो कॉलम है इसका, ठीक है, एक एक चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहा जाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब उसका प्रॉपर्टी या गुण कहा जाता है, ठीक है। तो कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम, एज, क्लास, ये, तो एक कॉलम को कहेंगे एट्रीब्यूट, और पूरे रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, और इसको कहते हैं टेबल, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसकी हम बात कर रहे थे, इसमें देख रहे थे हम कि ये ध्यान रखें कि ये जो है रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, रो और कॉलम, उसे क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। अगर किसी सेल का बॉर्डर हाईलाइटेड है, मतलब आपने क्लिक कर रखा है, तो उस सेल को क्या कहा जाता है, उस सेल को कहा जाता है कि वो सेल क्या है, एक्टिव सेल है, ठीक है। अगर किसी सेल का बॉर्डर हाईलाइटेड है तो वो एक्टिव सेल कहलाती है। एक्टिव सेल में आप जो कुछ भी लिखोगे वो कहाँ पे दिखेगा, ऊपर फॉर्मूला बार पे दिखता है, फॉर्मूला बार पे। ये पूछा जाता है कि एक्टिव सेल के कंटेंट्स और कहां पर दिखाई देते हैं, तो जहां पे आप फॉर्मूला देते हो उस जगह पे आपके एक्टिव सेल के कंटेंट्स दिखेंगे। फॉर्मूला बार में कुछ लिखोगे तो एक्टिव सेल में दिखेंगे, एक्टिव सेल में कुछ लिखोगे तो फॉर्मूला बार में दिखेंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। बाय डिफॉल्ट सीट आजकल कितनी होती है, एक, पहले कितनी आती थी, 3 सीट आती थी बाय डिफॉल्ट। फाइल का नाम एक्सेल में क्या होता है, बुक 1 होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, XLSX ये होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब 10,48,576 तो क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक है, 10,48,576 क्या होती हैं, रोज होती हैं इसमें। और कॉलम कितने होते हैं, XFD लास्ट कॉलम होता है इसमें,
16,384, ठीक है, कितने होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। एफडी 16,384 कितने होते हैं, कॉलम होते हैं, और 10,48,576 क्या होती हैं, इसमें रो होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसमें जो चार्ट बनाए जाते हैं, एक छोटे से कॉलम में भी चार्ट बनाया जा सकता है ऐसे करके, इस तरीके से, और उसको कहा जाता है स्पार्क लाइन। जो छोटे चार्ट होते हैं जो एक सेल में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पार्क लाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखें, है ना। स्पार्क लाइन का मतलब होता है एक सेल में छोटा सा चार्ट बन जाए, ठीक है। ये इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो कौन सा आता है, यूआरएल। अब देखिए, ये इंटरनेट में से पूछा गया है। यूआरएल का मतलब होता है किसी वेबसाइट का पता। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब आप क्या करते हो, इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट पड़ी हैं, तो आप क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, HTTPS, ये लिखा आपने, ठीक है, ये लिखा, यहाँ आपने लिखा HTTPS, ठीक है, आपने लिखा www.google.com, तो ये क्या हो गया, एक URL हो गया, ये प्रोटोकॉल का नाम हो गया, ये इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये वाला जो आगे जो है आपका, वो क्या है, वेब सर्वर है, और ये पूरा क्या कहलाता है, इसमें डोमेन नेम कहलाता है। और ये .com वाला हिस्सा जो है, इसको कहते हैं TLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, मतलब एक रूल्स का सेट, जिसको जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये क्या है, आपका वेब सर्वर है। ये पूछ लिया जाए कि दिए गए URL में आपको बताना है कि प्रोटोकॉल कौन सा है, तो HTTPS प्रोटोकॉल है, वेब पेज दिखाने के काम में आता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है, ये वेब सर्वर है। google.com क्या है, ये डोमेन नेम है, और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है कि इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को खोजने का अद्वितीय पता जो होता है वो URL होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है वर्ल्ड वाइड वेब इज प्रपोज्ड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, ये पहला क्या था, आपका वेब ब्राउजर था। सबसे पहला वेब ब्राउजर ये था, 1990 में ये आया था। और किसने इसको लॉन्च किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने। और 1991 में पहला वेब पेज जो बनाया था, वो भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। किस में बनाया था, HTML लैंग्वेज में बनाया गया था, ठीक है। HTML लैंग्वेज में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था पहला वेब पेज। और पहला वेब ब्राउजर, ये क्या है, पहला वेब ब्राउजर था, वर्ल्ड वाइड वेब वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर। ये क्या था, टेक्स्ट वेब ब्राउजर था, ये ध्यान रखना। इसके बाद इरविक नाम से आया था, इरविक, ये था ग्राफिक्स ब्राउजर था, ग्राफिकल ब्राउजर था, 1992 में आया था। अगर पूछे कि संसार का सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है, तो www कब आया, 1990 में आया। किसने लॉन्च किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। उसके बाद 1992 में इरविक नाम का ब्राउजर आया, जो ग्राफिकल ब्राउजर था, जिसपे हमें वेबसाइट पे चित्र वगैरह वो दिखाता था, और ये केवल क्या करता था, टेक्स्ट दिखाता था, ठीक है। उसके बाद पहला वेब पेज जब बना, ब्राउजर तो वो होता है जो वेबसाइट और वेब पेजों को दिखाता है, और वेब पेज जो बनाया पहला HTML लैंग्वेज में, किसने बनाया, 1991 में, वो भी टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया था, ठीक है ना। ये तो आज की क्लास में हम अभी इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस का आइडिया मैंने आपको बताया, लेकिन अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती, मुझे व्हाट्सअप कर दें, मुझे कमेंट में लिख दें कि ये वाला टॉपिक समझा दो, वो वाला टॉपिक समझा दो, ठीक है ना। लेकिन आपका एग्ज़ाम सही होना चाहिए, ठीक है। कहीं कोई सा भी कंसेप्ट आप लेकर के आ जाएं और मुझे बता दें कि ये कंसेप्ट हमारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। थोड़ा सा चैनल को आप बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं, इससे लोगों को इससे जोड़ें, ठीक है ना। शुभकामनाओं सहित आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।